भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसके भौगोलिक विस्तार को हम मैप से देखते हैं। ये देखिए, हमारे भारत के उत्तर में फैला हुआ है हिमालय पर्वत और हमारे भारत के पश्चिम में है अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हमारे भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हुए हैं हिंद महासागर। अभी हमने जिस शब्द का प्रयोग किया मतलब भारतीय प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप इस शब्द का अर्थ क्या है? प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला। यह स्थल का वो भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ये देखिए, यहाँ पे हमारा भारत भी 3 साइड से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रायद्वीप। इसके अलावा वो स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे हम कहते हैं द्वीप। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है और पूर्व में अरुणाचल से लेके पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। पिछले चैप्टर में हमने स्थल रूपों के विभिन्न भागों को पढ़ा था और ये सभी स्थल रूप हमारे भारत में पाए जाते हैं। हमारे भारत में कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं मरुस्थल, कहीं मैदान है तो कहीं पठार, कहीं तटीय भाग है और कहीं पर है द्वीप समूह। इन सभी स्थल रूपों की विस्तृत चर्चा हमने अपने पिछले अध्याय में की थी। हमारे भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवों के साथ साथ हमारी भाषा और संस्कृति में भी विभिन्नता है, परंतु इन सब विभिन्नताओं के बावजूद हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और चीन के बाद ये विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और जनसंख्या में इस तरीके से वृद्धि होना ये हमारे विकास में बहुत बुरी तरीके से बाधक है। खैर, अब हम बात करते हैं अपने भारत की भौगोलिक स्थिति की। हमने जाना था कि जो भूमध्य रेखा है वो हमारे पृथ्वी के ग्लोब को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। तो इसके अनुसार हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा उपस्थित है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर भारत की भूमि का जो विस्तार है वो 8.4 उत्तरी तथा 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसका विस्तार 68.7 पूर्व और 97.25 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। पिछले अध्यायों में हमने देखा था कि जैसे भूमध्य रेखा हमारे भारत को हमें पृथ्वी के ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, उसी तरीके से जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो पृथ्वी के ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो इसके अनुसार हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 29 डिग्री है और हमने पिछले अध्याय में ये भी पढ़ा था कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। तो ये जो 29 डिग्री है, जिसे हम लगभग 30 डिग्री अगर मानते हैं, तो इसके अनुसार 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर भारत के एक छोर से दूसरे छोर में आना चाहिए। यानी कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, इसीलिए इनके समय में भी 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। परंतु हमने पिछले अध्याय में यह भी पढ़ा था कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है और इसे ही कहा जाता है भारत का मानक याम्योत्तर। ये अक्षांश देशांतर रेखाएं और इनकी वजह से होने वाला समय परिवर्तन, ये सब हम पिछले अध्यायों में विस्तृत रूप से समझ चुके हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सभी वीडियोस को एक सीरीज में देखिए।
अब हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, यानी कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो ऐसे 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा हमारे भारत की सीमा से जुड़ी है। लेते हैं वो 7 देश। ये देश हैं अफगानिस्तान, ये देखिए ऊपर यहाँ पे कश्मीर के पास हमारी सीमा इससे जुड़ रही है। उसके बाद है पाकिस्तान, ये कितनी लंबी सीमा हमें साफ दिखाई दे रही है। फिर है चीन, इसकी सीमा भी स्पष्ट है। उसके बाद नेपाल और भूटान, और ये है हमारा बांग्लादेश। और उसके बाद हमारा अंतिम स्थलीय पड़ोसी देश है म्यांमार। इन 7 देशों के अलावा 2 अन्य द्वीप देश भी हैं जो हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं, वो हैं श्रीलंका और मालदीव। जो श्रीलंका है उससे भारत से एक जल संधि, एक स्ट्रेट अलग करती है, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। हमने जाना था कि जल संधि यानी कि स्ट्रेट और इस्थमत यानी कि स्थल संधि में क्या अंतर है। तो आप अब कमेंट करके बताइएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच पाई जाने वाली जल संधि का नाम क्या है। अब हम देखते हैं हमारे भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन को, यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को। हमारे भारत को 29 राज्यों में विभाजित किया गया है और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में। हमारा 29वां नवनिर्मित राज्य है तेलंगाना, जिसे आंध्र प्रदेश से विभाजित कर बनाया गया है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। देखिए पिछले अध्याय में जब हमने मानचित्र को पढ़ा था और वो हमें बहुत बेसिक लग रहा था, वो बेसिक अब हमारे काम आएगा। हमने वहां पे पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, राज्य सीमाओं के बारे में, तो उन्हें हम यहाँ पहचान सकते हैं कि ये हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और ये हैं राजकीय सीमाएं। राजनीतिक विभाजन के बाद हम जानते हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में, यानी कि फिजिकल डिवीजन के बारे में। पर इससे पहले हम देख लेते हैं जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदियों को। जलोढ़ निक्षेप या फिर जिसे कहा जाता है एल्यूवियल डिपॉजिट्स, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन यानी बहुत बारीक मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। पढ़ने की प्रक्रिया को भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो जलोढ़ निक्षेप वो है कि जब नदियां बहती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहा के लाती हैं, और वो जो मिट्टी होती है वो उसको भूमि पे निक्षेपित कर देती हैं, उसको छोड़ देती हैं। तो वो मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है वो बहुत उपजाऊ होती है, और उस क्षेपण को कहा जाता है जलोढ़ निक्षेप। हम जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है और ये निक्षेपों के द्वारा निर्मित होती है। इसके बाद हम देखते हैं सहायक नदियों के बारे में। एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में आकर मिलती है और अपने जल को उस नदी में विसर्जित कर देती है, उसे कहते हैं सहायक नदी, फिर ट्रिब्यूटरी। हमारे भारत में जो भौतिक आकृतियां हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। हमारे भारत में पर्वत भी हैं और पठार भी, मैदान भी हैं और तट भी, और हमारे भारत में पाए जाते हैं द्वीप समूह भी। हमारे भारत के उत्तर में है हमारा हिमालय, जो संतरी यानी कि प्रहरी का कार्य करता है, क्योंकि यह ऊपर से आने वाली जो बहुत शीत हवाएं होती हैं उन सब से हमारी रक्षा करता है, हमारे भारत को उतना ठंडा नहीं होने देता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे लिए संतरी यानी कि प्रहरी का कार्य करता है। हिमधन आलय, जब हम संस्कृत में संधि विच्छेद करते थे तब हम पढ़ते थे ना कि हिमालय बराबर हिमधन आलय, इसका मतलब होता है बर्फ का घर। तो इसे जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, 3 समानांतर श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। हमारे भारत का जो उत्तरी एरिया है, जो उत्तरी भाग है, उसे कहा जाता है वृहत हिमालय या हिमाद्री, और इस श्रृंखला में ही विश्व के सबसे ऊंचे शिखर भी उपस्थित हैं। उसके बाद जो बीच वाला भाग होता है यानी कि मध्य हिमालय, उसे कहते हैं हिमाचल। ये हिमालय पर्वत का बीच वाला भाग है और हिमाद्री के नीचे वाला यानी कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित होता है। यहाँ पे बहुत सारी लोकप्रिय पहाड़ी स्थान हैं, और हिमालय का जो सबसे नीचे वाला जो दक्षिणतम भाग होता है उसे हम कहते हैं शिवालिक।
शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में हम सबने सुना भी है, तो आज क्लियर भी हो गया कि ये जो शिवालिक है ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम भाग है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है भारत का उत्तरी मैदान। हमने पढ़ा था कि मैदान तो समतल और सपाट होते हैं और ये मैदान विभिन्न नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो भारत का उत्तरी मैदान है ये बनाया गया है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से। और ये मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बनाए गए हैं, इसीलिए ये बहुत अधिक उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि इन मैदानों में जहाँ उपजाऊ भूमि हमें प्राप्त होती है, जहाँ पे परिवहन के साधन अच्छे मिलते हैं, वहां मैदानों में आबादी का स्तर भी बहुत ऊंचा होता है। भारत का पश्चिमी भाग यानी कि हमारा राजस्थान साइड वाला भाग, वहां पे क्या है? वहां है महामरुस्थल की डेजर्ट। और हम जानते हैं कि जो महामरुस्थल होते हैं ये शुष्क, गर्म और रेतीले होते हैं और इसीलिए यहाँ पे वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा जो भारत के उत्तरी मैदान है उनके दक्षिण में वहां पे उपस्थित हैं प्रायद्वीपीय पठार, जिनकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। इनका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपको याद हो तो पिछले लेसन में हमने पढ़ा भी था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये कौन से पर्वतों की श्रृंखला है? भ्रशोंत पर्वत, वलित पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन या वॉल्केनिक माउंटेन। ये वो आप लोग देखिएगा। इसके अलावा जो विंध्य और सतपुड़ा है ये भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से निकलती है नर्मदा और तापी, जिसे हम ताप्ती नदी कहते हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये वो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। पठार के पश्चिम में स्थित है पश्चिमी घाट या जिसे कहते हैं सह्याद्री, और पूर्व में स्थित है पूर्वी घाट। जो पश्चिमी घाट है वो तो एक समान है, लेकिन पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। हमने पहले देखा था कि जो पठार होते हैं वो खनिज को प्रचुर मात्रा में रखते हैं और इसीलिए हमारे भारत के जो पठार हैं इनमें पाया जाता है कोयला और लौह अयस्क। के अलावा ये जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है इनके पास पाए जाते हैं तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफी सकरे हैं और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां भी हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सब गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में और ये नदियां अपने मुहाने पे उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है सुंदरबन डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो स्थान है नदियों के मुहाने पे बनता है। मुहाना मतलब जहाँ पे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। हम सबको पता है ना कि नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, तो नदियों का वो मुहाना जहाँ नदियां समुद्र में मिलती हैं वहां निर्मित होते हैं डेल्टा और एस्चुरी। कई नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और कई नदियां एस्चुरी का। ये हम आगे देखेंगे कि कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं और कौन सी एस्चुरी। अभी हमें यह देखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा और इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। दिया गया है प्रवालों के बारे में यानी कि कोरल्स के बारे में। तो पहले आपको इंग्लिश में ही बता देती हूँ। कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मैराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। When the living polyp die, their skeleton are left. Other polyps grow on the top of hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming the coral island. देखिए, जो छोटे छोटे समुद्री जंतु होते हैं उनको पॉलिप कहा जाता है। उन जंतुओं की मृत्यु के बाद जो उनके कंकाल होते हैं उसे नाम दिया जाता है प्रवाल का, कोरल का। जब ये जीवित पॉलिप मर जाते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है और जो अन्य दूसरे पॉलिप होते हैं उनकी वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है
और ये बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं और निर्मित करते हैं प्रवाल द्वीप यानी कि कोरल आइलैंड। ये देखिए यहाँ पे कोरल आइलैंड का बहुत सुंदर पिक्चर भी दिया गया है। इसके अलावा कोरल जो है बहुत न्यूज में भी होते हैं, इसलिए हम सब तो कोरल के बारे में जानते हैं और आगे हायर क्लासेस में हम उनको और डीपली पढ़ेंगे भी। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, ये कोरल आइलैंड है। और इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए, हमने 2 प्रमुख द्वीप समूहों के बारे में जान लिया और जान लिया प्रवाल द्वीपों के बारे में। यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 हमारा देश भारत खत्म होता है। तो चलिए